हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनआईए नंबर इंस्टीट्यूट पर। मैं लक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आज का जो टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत, या इंग्लिश में कहें तो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है वो कई देशों के संविधान से और कई एक्ट के जो एक्ट है उनके आधारों पर हमारे संविधान का गठन हुआ है। या कहें कि जो देश है उनके संविधान के जो कुछ उपबंध है वे हमने हमारे संविधान में स्वीकार किए हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस देश से हमने कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अंदर अपनाई है। कुल मिलाकर अगर देखें तो हमारे भारतीय संविधान के 11 स्रोत हैं। यूँ तो कहने के तौर पर तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो 60 देशों के स्रोत पर बना है, लेकिन अगर मुख्य बात की जाए तो वह 10 प्लस एक एक्ट जो है यानी 11 स्रोत के आधार पर हमारा जो भारतीय संविधान है वह बना है। देखिए, पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान और रशिया। उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट वो हैं। तो सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं कि किस देश से हमने क्या क्या उपबंध अपने संविधान में स्वीकार किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक स्रोत और एक होते हैं बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत, हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक होते हैं आंतरिक स्रोत और एक होते हैं बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य यह है कि जो हमारे भारत के अंदर ब्रिटिश शासन के दौरान एक्ट आए हैं उन एक्ट से हमने जो संविधान में स्वीकार किया है उनको कहते हैं आंतरिक स्रोत। और बाहरी स्रोत वे हैं जो किसी अन्य देश के जो संविधान है उनके उपबंध जो हैं या प्रावधान है संविधान में, उनसे हमने कुछ अपने संविधान में स्वीकार किया है, तो वे है बाहरी स्रोत। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आंतरिक स्रोत। तो आंतरिक स्रोत अगर देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि आंतरिक स्रोत में हमारा आता है, और बाकी जितने भी ये जो 10 देश हैं ये सारे हैं बाहरी स्रोत। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, सबसे अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन कभी बना जाए कि सब हमारे जो संविधान है उसका मुख्य आधार क्या है या सबसे ज्यादा उपबंध किस देश से या किस एक्ट से हमने लिए हैं, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे संविधान में टोटल जो है 395 आर्टिकल्स है, यानी 395 जो है अनुच्छेद है मूल संविधान में। हमने इन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 से अधिक जो आर्टिकल है वो ऐसे के ऐसे भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पहले आपको बता चुका हूं कि यह एक एक्ट था जो कि भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, किस आधार पर चलेगी, तो उस शासन व्यवस्था को जारी रखने के लिए जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट आया था। तो 1935 का जो एक्ट था, भारतीय संविधान जो वर्तमान हमारा संविधान है उसमें 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 से ज्यादा के अनुच्छेद एज इट इज उसमें हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें उतारे गए हैं। तो पहली बात हमारी यहाँ से बनती है, भारत शासन अधिनियम से हमने कितने आर्टिकल लिए हैं? 395 जो आर्टिकल है उसमें से 250 तो अनुच्छेद हमने लिए हैं, 250 प्लस अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। अगर बात की जाए अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान, क्या क्या उपबंध हमने क्या क्या व्यवस्था उससे ली है, तो देखिए सबसे पहला आता है भारत शासन अधिनियम में न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका जुडिशियरी, वो हमने भारत शासन अधिनियम से ली है। दूसरी बात करें, दूसरी चीज हमने ली है CAG, आर्टिकल जो है इसका 148। CAG क्या है? कंट्रोलर ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका आर्टिकल है 148। बिल्कुल विस्तृत डिटेल में चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि CAG जो संस्था है, जो व्यवस्था है, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। तीसरी चीज देखें, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग आप सभी जानते हैं जैसे कि UPSC है, तो जो ये प्रावधान है लोक सेवा आयोग का, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है।
यूपीएससी का प्रावधान, जो कि बहुत सारी जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हैं यूपीएससी के जरिए, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो हमने जो यूपीएससी जो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। चौथी चीज और आखिरी चीज हम देखें तो इसमें आएगा संघ सूची एवं राज्य सूची, संघ सूची एवं राज्य सूची। मैंने आपको अभी बताया कि भारत शासन अधिनियम से हमने 250 से ज्यादा अनुच्छेद लिए हैं, लेकिन 250 अनुच्छेद यहाँ पर लिखना या उनको याद करना ये बहुत थोड़ा टफ है। तो मेन 4 से 5 चीजें आपको याद रखनी है। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिया है, तो हमने लिया है एक तो 250 अनुच्छेद एज इट इज जो भारत शासन अधिनियम है उससे हमने भारतीय संविधान में लिए हैं। न्यायपालिका की व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम से लिए। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आर्टिकल 148 में इसका वर्णन है वो हमने लिया है। लोक सेवा आयोग जो है कमीशन वो हमने एज इट इज 1935 के अधिनियम से लिया है। और संघ सूची एवं राज्य सूची हमारे यहाँ पर वर्तमान में, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन वर्तमान जो है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूची में जो 7वीं अनुसूची आती है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसमें 3 अनुसूचियां हैं। एक है संघ सूची जो जिसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, आज तो 100 विषय हैं, ठीक है। एक है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ये 3 जो सूची है ये हमारे जो 7वीं अनुसूची है उसमें ये 3 सूची है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय है 100 उन पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो राज्य सूची के विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। और जो समवर्ती सूची है लास्ट वाली, इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को ही है, ठीक है। लेकिन इसमें केंद्र निश्चित रूप से प्रभावी होता है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अगली वीडियो में है, पूरी डिटेल में हम 12 ही अनुसूचियों की चर्चा करेंगे। अभी इतना याद रख लीजिए कि संघ सूची और राज्य सूची का जो प्रावधान है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, ठीक है। तो ये 4 से 5 चीजें हमने भारत शासन अधिनियम से लिए। अगली हम देखें बात, देखिए अगला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने 2 महत्वपूर्ण चीजें ली है। देखिए पहली आती है इसमें संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक का अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 108 में हमें संसद की संयुक्त बैठक का वर्णन मिलता है। इस पे भी हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे आराम से, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि संसद की संयुक्त बैठक क्या होती है। देखिए हमारे यहाँ पर द्विसदनात्मक प्रणाली, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। जब इन दोनों में विधेयक को लेकर, बिल को लेकर जब विरोधाभास बढ़ता है, जब द्वंद्व आपस में बढ़ते हैं, तब राष्ट्रपति जो है इनकी संयुक्त बैठक बिठाता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। ये आर्टिकल 108 के जरिए, 108 जो 108 है उसके अंदर संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में जब द्वंद्व या विरोधाभास उत्पन्न होता है विधेयक को लेकर, जब दोनों ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो राष्ट्रपति 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है। और संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है वही संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है, और राज्यसभा की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। जब इन दोनों की संयुक्त बैठक होती है तो इनकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर, न कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो पहली बात ऑस्ट्रेलिया से हमने ली, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। दूसरी बात देखें, दूसरी क्या चीज ली, मैंने बताई अभी 2 चीजें हमने ली है महत्वपूर्ण। दूसरी चीज हमने इससे ली है समवर्ती सूची। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पे निर्णय संघ करेगा, केंद्र सरकार करेगी। दूसरी राज्य सूची जिन पर निर्णय जो है राज्य करेगी, और समवर्ती जिन पर दोनों ही निर्णय ले सकती है। तो जो समवर्ती सूची है इसका प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, ठीक है। ये दोनों बातें हो गई ऑस्ट्रेलिया में।
अब हम आए अमेरिका पे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका। सबसे पहले हमने अमेरिका से लिए हैं मौलिक अधिकार। 6 चीजें हमने यहाँ पर 5 से 6 चीजें जो है वो अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं। मौलिक अधिकार आप सभी को पता है, 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत है, भारतीय संविधान में। उसका आर्टिकल हम देखें तो 14 to 35, ठीक है। इस पर भी बहुत जल्द हम चर्चा करेंगे, आने वाली 3 से 4 वीडियो के बाद मौलिक अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। दूसरी चीज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 1935 अधिनियम से हमने लिया न्यायपालिका का प्रावधान, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि अमेरिका में थोड़े जो है न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, संविधान की वहां पर सर्वोच्चता है, इसलिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमने अमेरिका से ली है। तीसरी, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 137 अगर हम देखें तो इसमें आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्वलोकन का वर्णन हमें मिलता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, इस पे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब होता है कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास ऐसी पावर है कि जब भी संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करता है या उसमें संशोधन करता है, तब न्यायपालिका जो है उस जो विधेयक है उसको खारिज करती है। और न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वह प्रत्येक विधेयक को देख सकती है कि ये हमारा जो संविधान है उसके मूल ढांचे का खंडन तो नहीं करता। ये होती है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, आर्टिकल 137। चौथा हम देखें तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बाद में हम पढ़ेंगे इसके ऊपर इस तरह सारी वीडियो। तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। पांचवी चीज हम देखें, महाभियोग। महाभियोग का आर्टिकल जो है 61। महाभियोग क्या होता है? सभी को पता है कि राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग कहते हैं। आप इतना अभी याद रखिए कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की भी महाभियोग की तरह ही प्रक्रिया होती है, लेकिन वो महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती। उसकी जो कार्य प्रणाली है महाभियोग प्रक्रिया की, वो एज इट इज जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी वो चीज लागू होगी। अभी इतना याद रखिए, महाभियोग जो प्रणाली है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है और वो हमने अमेरिका से ली है। छठी जो चीज है अमेरिका की वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। 6 चीजें हमने अमेरिका से ली है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और महाभियोग जो आर्टिकल 61 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब महाभियोग की चर्चा करेंगे। और छठा जो है यह है वित्तीय आपात। तो ये 6 चीजें हमने अमेरिका से ली है, ठीक है। अब बात करें तो ब्रिटेन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटेन से हमने 4 से 5 चीजें ब्रिटेन से ली है, अमेरिका से 6, 4 से 5 ब्रिटेन। बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो देखिए संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो 2 सदन होते हैं, इसी का मतलब है संसदीय शासन प्रणाली का जो हमने उपबंध है वह ब्रिटेन से लिया है। दूसरी अगर चीज देखें इसमें, मंत्रिमंडल प्रणाली। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का अपना एक मंत्रिमंडल होता है जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ 14 से 15 मिनिस्टर मुख्यमंत्री के साथ होते हैं और 15 से 16 मिनिस्टर्स जो है वो प्रधानमंत्री का सहयोग करने के लिए जो है मंत्रिमंडल एक मुख्य जो हमारा सर्वोच्च पद है जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आसीन है, उसका सहयोग करने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई है। तो जो ये व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ली गई है। तीसरी अगर हम इसमें बात करें, तीसरी हम बात करें तो इसमें आता है कानून द्विसदनवाद। कानून द्विसदनवाद, द्विसदनात्मक कानून। चौथी अगर हम बात करें एकल नागरिकता। और पांचवी सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत। देखिए, 5 चीजें हमने ब्रिटेन से ली है। पहली संसदीय शासन प्रणाली,
दूसरी मंत्रिमंडल प्रणाली, तीसरी कानून द्विसदनवाद, और चौथी है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो, हमारी सेकंड वीडियो अगर देखी हो तो मैंने उसमें नागरिकता बताया था, एक होती है एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता। जैसा कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, भारत में भी हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, हम सब भारतीय, हम यही कहते हैं एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। और जो अमेरिका में, वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, मतलब न्यूयॉर्क की नागरिकता अलग होगी और अमेरिका की नागरिकता अलग होगी। तो हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। और सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत, यानी कि जो बहुमत हुआ, जिसको ज्यादा वोट मिले वही चुनाव में जीतेगा। तो ये जो प्रावधान है, ये 5 प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद हम समझ लेते हैं फ्रांस का भी समझ लें। उससे पहले हम दक्षिण अफ्रीका का समझ लेते हैं, ज्यादा सिंपल है। देखिए दक्षिण अफ्रीका, जब भी दक्षिण अफ्रीका, मैंने यहाँ पर लिखा है डीए, ऐसे नहीं लिखा है मैंने, डीए लिखा है। जब भी डीए आ जाए तो आपको एक चीज लिखनी है 368। 368 क्या मतलब हुआ 368 का? देखिए 368 मतलब होता है, जो आर्टिकल 368 है हमारे संविधान का, उसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जितने भी हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, सारे तो नहीं, कुछ, जैसे कि राज्य का नामांकन करना हो या सीमांकन बदलना हो, नामकरण चेंज करना हो, किसी राज्य का किसी अन्य राज्य में विलय करना हो, तो उसके लिए आर्टिकल 368 नहीं लिखता है। लेकिन जो दूसरे हैं, जैसे महाभियोग और ये सारी चीजें हैं दूसरी, जैसे विशेष बहुमत और सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और जिसमें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, वो 368 यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा ही होता है। तो आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान संशोधन के ऊपर भी एक वीडियो बनेगी बहुत अच्छा डिटेल्ड में, जिसपे हम चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है, और साधारण जो संशोधन होता है जो 368 के तहत नहीं होता, वो 2 तरीके से होता है। तो इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से हमने 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। चौथा हम ले लेते हैं फ्रांस, अब ले लेते हैं। देखिए फ्रांस से हमने वैसे तो एक चीज ली है, लेकिन यूं देखा जाए तो 4 चीजें हमने ली। पहली चीज हमने इसमें ली लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था। आपको सभी को पता है फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहां पर 3 नारे थे उनके प्रमुख। पहला नारा था उनका स्वतंत्रता, दूसरा नारा था उनका समता, और तीसरा उनका नारा था बंधुत्व या बंधुता। अगर हम अभी देखेंगे प्रस्तावना में ये तीनों शब्द आते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये हमने फ्रांस से जो है लिए हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था, आप सभी जानते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब कि जहां पर लोकतंत्र हो, जनता के द्वारा चुना गया जो सर्वोच्च पद पर व्यक्ति आसीन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ हो। और गणतंत्र या गणराज्य का मतलब कि वो पद वंशानुगत न हो, कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी उस पद के लिए संघर्ष कर सकता हो। तो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था जो हमने ली है वे लिए फ्रांस से। इसमें है प्रमुख जो 3 शब्द आते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। आप याद कर सकते हैं फ्रांस की क्रांति जो 1789 के अंदर हुई थी, उसके 3 जो थे महत्वपूर्ण नारे थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये तीनों जो शब्द हमने ये लिए हैं फ्रांस से, ठीक है। देखिए अगला देखिए आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ठीक है, इनको डीपीएसपी भी बोलते हैं हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो नीति निर्देशक था, जिसका आर्टिकल अगर हम देखें तो 51A, नहीं आर्टिकल 51A नहीं, सॉरी, इसका आर्टिकल देखिए हम नीति निर्देशक तत्व का 36, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी या जनहित के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जब भी कोई विधि बनाएगी, तब ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनको सिद्धांत और आदर्श के रूप में संजोए रखेगी, और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो है वह विधि या नीतियां बनाएगी सरकार। दूसरी बात हमने यहां से और क्या लिया है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया।
देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हमने लिया था राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का प्रावधान यहाँ से लिया है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की वह हमने ली है आयरलैंड से। तीसरी बात इसमें आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सीटों या व्यक्तियों का नामांकन, सीटों का नामांकन या मनोनयन, सीटों या व्यक्तियों का नामांकन, राज्यसभा में सीटों या व्यक्तियों का नामांकन। आपको सभी को पता है 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो जो राज्यसभा में सीटों का नामांकन से मतलब है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, अधिकार है कि वह राज्यसभा में 12 जन है, जो 12 व्यक्ति हैं उनको मनोनीत कर सकता है, उनका चुनाव नहीं होगा, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने आयरलैंड से लिए, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जो अगली चीज आती है हमारी जर्मनी। देखिए जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकालीन शक्तियां। सभी को पता है हिटलर एक तानाशाही था, तो इससे आप याद रख सकते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां जो है हमने जर्मनी से लिए, और आपातकालीन शक्तियों में किन मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन हमारा चल रहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता को थोड़ा सा हनन हमारा हो रहा है। हनन नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है, जो उपबंध है, उस पर सरकार रोक लगा सकती है। जैसे कि हम मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकते अभी, और अगर ऐसा देखें तो हमें सभी धर्मों का अनुसरण, उनका पालन करने का, पूजा पाठ करने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है। तो वही जर्मनी से प्रावधान लिया गया है कि आपातकालीन शक्तियों में किन मौलिक अधिकारों का सीमित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपातकालीन शक्तियां है उनका प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। हमारी सारी चीजें हो गई, हमने पढ़ लिया भारत शासन अधिनियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। 2 चीजें मैंने ऊपर लिखी है। पहला इसमें आता है जापान। सबसे पहले हम समझ ले जापान। जापान से हमने क्या लिया, देखिए जापान से हमने एक चीज लिए, एक मिनट, यहां पर शायद हमारा कनाडा भी छूट गया है। चलिए पहले जापान को समझ लें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लागू करवाना। जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसको लागू करवाने का प्रावधान जो है वह हमने जापान से लिया है। उसके बाद एक हमारा जो है कनाडा, ठीक है, कनाडा जो है हमारा वो छूट जाता है। देखिए कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया है अविशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित करना। अविशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित करना। और दूसरी हमने यहां से चीज ली है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघात्मक विशेषताएं, फेडरल। देखिए कनाडा से हमने जो चीज ली है वे लिए अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित करना। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय नहीं आ पाए, जिनका बंटवारा नहीं हो पाया कि केंद्र करेगा या राज्य, उनका जो निर्णय है, उन विषयों का निर्णय या उन पर जो कानून बनाएगा वे केंद्र बनाएगा। इसी का मतलब हुआ अविशिष्ट शक्तियां, जो बची हुई शक्तियां हैं उन पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं, इसको कनाडा केंद्र। ठीक है, कनाडा से हमने केंद्र को याद रखा, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र, कनाडा केंद्र में निहित करना। और दूसरा यहाँ पर लिया हमने संघात्मक विशेषताएं। एक लास्ट हमारा बचता है रशिया, रूस। रूस को मेरा अलग लिखने का कारण ये है, देखिए बताता हूं मैं, जो इसको हमने अलग लिखा है। रशिया, देखिए रशिया से हमने क्या लिया है, इससे हमने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मौलिक कर्तव्य। जो मैं वहां पर आर्टिकल लिख रहा था, एक्चुअल आर्टिकल ये है 51A। रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज।
ठीक है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार और एक है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स। तो जो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है उसे हमने लिया है रशिया से, और उसका जो मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हमारे, तो ये है आर्टिकल 51A में। उसमें बहुत सारा है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी उनका सम्मान करना, आदि आदि चीजों का उसमें वर्णन है। हम बारी बारी से 11 ही पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखना है कि रशिया से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य का उपबंध जो है वह रशिया से लिए हमने, और ये इनका वर्णन मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है आर्टिकल 51A में है। देखिए आपको एक भी आर्टिकल, मैंने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उसमें ऐसा नहीं दिखेगा जैसे कि नंबर के साथ कोई वेरिएबल जिसे हम बोल सकते हैं A B C D या कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा 26 में से, ठीक है। नंबर के साथ कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये संशोधन अमेंडमेंट के माध्यम से बाद में जोड़ा गया है, यानी कि ये मूल संविधान में नहीं है। जो संविधान सभा ने संविधान तैयार किया उसमें ये नहीं जुड़ा था। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है रशिया से पहले, ये सारी मूल संविधान की चीजें, यानी कि इन्हें संविधान सभा ने तैयार किया था। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है वे संविधान सभा ने नहीं जोड़े, इसको बाद में जोड़ा गया। इसको बाद में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 में जो संशोधन हुआ 42वां, उसके माध्यम से हमने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो हमने रशिया से लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने रशिया, एकमात्र कारण यही था कि रशिया को मैंने बाद में लिखा, क्योंकि ये जो है मूल संविधान में हमारे नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इससे हमने देखा जाए तो 4 चीजें लिए। देखिए पहला हमने लिया इससे 250 अनुच्छेद से ज्यादा, जो टोटल 395 अनुच्छेद है, अभी तो लगभग 450 के प्लस में चले गए, यानी कि है तो 395 लेकिन वो ABCD में आ गए हैं, तो लगभग 450 के प्लस में अनुच्छेद है। लेकिन मूल संविधान के जो 395 यानी 395 अनुच्छेद है, उनमें से 250 अनुच्छेद हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। न्यायपालिका की व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम से लिए। CAG कंट्रोलर ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, CAG जो आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो बंद है वो भारत शासन अधिनियम से लिया है। और लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वे भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। संघ सूची और राज्य सूची, इसका प्रावधान भी हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमने भारत शासन अधिनियम से लिए गए, लेकिन ये मुख्य बातें जो है इसको हमने यहाँ पर लिखी है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? एक तो संसद की संयुक्त बैठक, आर्टिकल में लिख देता हूँ, आर्टिकल जो है इसका संसद की संयुक्त बैठक का 108, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। और समवर्ती सूची, 3 सूची मैंने बताई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिन पर दोनों कानून बना सकती है वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अमेरिका से हमने लिए मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 to 35। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ये है न्यायपालिका का प्रावधान, जैसे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन, इन दोनों में अंतर है। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का प्रावधान, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, और वित्तीय आपात हमने अमेरिका से, ये 6 चीजें हमने अमेरिका से ली है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था, और स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीनों शब्द भी फ्रांस से ही हमने लिए हैं, जो कि हमारी प्रस्तावना के भाग हैं। दूसरी हमने चीज देखी, ब्रिटेन को हमने देखा। ब्रिटेन से हमने 5 चीजें लिए: संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, कानून, द्विसदनवाद, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, और 5वीं जो चीज थी वो है सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत। अगली हम देखें तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन है, बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया हमने यहाँ से ली है, ये राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। और एक और राष्ट्रपति का लिखा था हमने, ये राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का प्रावधान, ये दोनों अलग अलग चीजें। इसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का उपबंध जो प्रावधान है वो यहाँ से लिया है, और चुनाव प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा में सीटों का नामांकन, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का नामांकन यानी 12 जो मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं उनका प्रावधान भी हमने आयरलैंड से लिया है। दूसरी चीज, जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लागू करना, ठीक है, विधि द्वारा यानी कानून द्वारा जो
प्रक्रिया है जो स्थापित हुई है उसको लागू करवाने का जो उपबंध है वो जापान से लिया है। कनाडा से हमने लिया है अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित करना, जो एक्स्ट्रा बची हुई शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार उन पर निर्णय लेगी। दूसरी चीज संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं मैं शायद आपको बताना भूल गया। संघात्मक विशेषता यानी हमारे यहाँ पर 2 लेवल पर सरकार है मुख्यतः, वैसे तो पंचायती राज तीसरा भाग है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था का मतलब एक तो केंद्र होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा का जो प्रावधान है वो हमने लिया है कनाडा से। दूसरी चीज हम देखें तो जर्मनी से हमने क्या ली, आपातकालीन शक्तियां। हिटलर जो कि एक तानाशाह था, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। आपातकालीन शक्तियों में कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे सीमित हो जाते हैं, वे सारे प्रावधान जो है वे जर्मनी से लिए। दक्षिण अफ्रीका डीए जब भी आ जाए, डीए का आपको लिखना है 368 सबसे पहले, 368 लिखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। और लास्ट चीज हम देखें तो रशिया, मैंने आपको बताया रशिया जो है मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। और ये जो है मौलिक कर्तव्य है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। जब भी आप देखिए, पहली बात तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हम प्रीएम्बल पर वीडियो बनाएंगे, प्रस्तावना पर, लेकिन बीच में मुझे लग रहा था क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आता है संविधान के स्रोत के आधार पर, इसलिए हमने इस टॉपिक को पहले लिया। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रीएम्बल, ठीक है, प्रस्तावना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। कभी भी इनको जब चाहे तो आप इन पर इनको नोट कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पोस्ट करके। कभी भी आप ध्यान रखिए कि इनको पैरा में याद नहीं करना, लाइन्स में, आप इनको हमेशा पॉइंट्स में याद करें, ठीक है। ये जो मैंने चीजें लिखी है इससे ऊपर एक भी चीज कहीं से भी नहीं लिखी है। शायद एक आध चीज के थोड़ी सी भाषा या शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये कि यही चीजें हमने 10 देश से ली है, ठीक है। तो इनको पॉइंट वाइज याद करिए, आपको 1 या 2 बार रिवीजन करेंगे आप तो आपको याद हो जाएंगे कि अमेरिका से हमने 6 प्रावधान लिए हैं, ब्रिटेन से हमने ये प्रावधान लिए, तो अमेरिका के प्रावधान याद कर लीजिए, उनको एक बार कॉपी पे लिख लीजिए, फिर अगले प्रावधान को याद रखिए। तो ये पूरा का पूरा जो 10 देशों से हमने लिए हैं, देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया हमारा, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और रशिया, टोटल मिला के 10 हो गए। और एक जो है भारत शासन अधिनियम, इससे 4 प्रावधान, इन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। एक क्वेश्चन जो ये बनता है, इसको आलोचनाओं के रूप में हम देखें कि ये सुनने में आता है कि देखिए हमारा भारत का जो संविधान है ये नकल किया हुआ है, इसको बोलते हैं हमारे भारतीय संविधान को कि उधार लिया हुआ संविधान, यानी किसी से उधार मांगा है, ठीक है, या नकली संविधान या नकल संविधान, इसको ऐसे भी बोलते हैं कोई आलोचक। तो देखिए क्या, अगर हम देखें तो हमारा संविधान मैंने आपको बताया 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ, और 114 जो है जो प्रारूप पर चर्चा हुई, 114 बैठकें उस पर हुई। तो क्या सिर्फ ये संविधान जो लिया है क्या सिर्फ नकल किया हुआ है, क्या ऐसे के ऐसे उपबंध डायरेक्ट इसको उठा लिए गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जितने भी उपबंध, जितने भी भारत शासन अधिनियम से, जो कि 250 से मैंने आपको बताया ज्यादा अनुच्छेद जो लिए हैं, प्रत्येक पर 1-1, 2-2, 3-3 दिन हर प्रस्ताव पर, हर एक पॉइंट पर संविधान सभा में चर्चा हुई है, हर एक पॉइंट पर वाद विवाद उनके बीच में हुए हैं। और यही जो सारे वाद विवाद है, जो चर्चा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के नाम से ये सारे चीजें रिकॉर्डेड है। जब भी हमें संविधान की व्याख्या, जो कि हमारी जुडिशरी न्यायपालिका कोई अधिकार है संविधान की व्याख्या करना, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स से सहारा लेती है, उनमें सारी चर्चाएं हैं, सारे वाद विवाद उसमें दिखते हैं, तब हमें इनका मालूम पड़ता है कि क्यों इनको स्वीकारा गया, क्योंकि भारत की परिस्थितियां ऐसी थी, उनके अनुरूप ये सारे उपबंध हमने दूसरे देशों से स्वीकार किए गए। तो ये नकल नहीं है, हर एक प्रावधान पर सोच विचार विमर्श करके इन प्रावधानों को संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें शामिल किया गया है। एक टॉपिक, वैसे तो हमारा पूरा संविधान के स्रोत कंप्लीट हो गया, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, है ना, वीडियो पोस्ट करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक जो छोटा सा हमारा टॉपिक बचता है, वैसे तो हम प्रस्तावना पे बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जो है कि स्रोत की बात निकली है, ठीक है, सोर्सेस। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रस्तावना, अगला टॉपिक वही होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो है, प्रीएम्बल, ये संविधान में कैसे अपनाई गई, कहाँ से इसका प्रावधान है। देखिए सबसे पहले जो प्रस्तावना को अपनाया गया है किसी संविधान में, तो वो था अमेरिका। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका ने अपनाया। हमारी जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ही ली गई है, प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से।
दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, अमेरिका से हमने प्रस्तावना का प्रावधान लिया है और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, एक चीज और इसमें याद आती है कि प्रस्तावना, जैसे कि मैंने आपको प्रस्तावना क्या है ना, किन आदर्शों, क्या आधार, क्या लक्षण क्या है इनके, तो मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक जब होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और जो कि 22 जनवरी 1947 को लागू होती है या पारित होता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसका आधार, यही उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो वैसे हमारी प्रस्तावना पर आएगी, लेकिन स्रोत पर हमें चर्चा करनी थी तो इसलिए हमने चर्चा कर ली कि अमेरिका से प्रस्तावना का प्रावधान लिया है और जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हमारा आएगा प्रीएम्बल के ऊपर। प्रीएम्बल के ऊपर उससे पहले भी हम एक वीडियो पर चर्चा कर सकते हैं, हम चाहें तो अनुसूचियां, जो 12 अनुसूचियां हैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। वैसे आज टाइम थोड़ा कम ही हुआ है रोज के मुकाबले, जो रोज वीडियो आती है उससे कम टाइम में हमने बनाई है वीडियो। तो अगला जो टॉपिक होगा वो अनुसूचियों से रिलेटेड होगा, ये प्रस्तावना से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, कमेंट करिए, जैसा भी लगता है अच्छा, या कुछ भी डाउट है आपको इनमें कुछ गलत लिखा हो या कुछ भी डाउट है क्वेश्चन में, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच NIA से जुड़े रहने के लिए।